हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं रिकंसिलिएशन की फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, जिसमें हमें लेना है व्हेन फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट शुड बी टेकन एज बेस। तो ताकि हमारे स्टूडेंट ये ना समझे कि हमने तीन इलस्ट्रेशंस में, तीन प्रॉब्लम में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को ही, प्रॉफिट को ही हमने बेस लिया था। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी बेस ले सकते हैं। एंड आई एम टेकिंग दिस इलस्ट्रेशन, दिस प्रॉब्लम एज फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट एज बेस। तो जैसे हमने प्रॉफिट के भी बेस लिए, हमने नेट लॉस का भी लास्ट हमने अपना एग्जांपल सॉल्व किया, लास्ट हमने लेक्चर में सॉल्व किया कि नेट लॉस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैंने लिया व्हेन फाइनेंशियल अकाउंट्स नेट प्रॉफिट टू बी टेकन एज बेस। आज हम ये लेना चाहते हैं कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट तक पहुंचना है, लेकिन मेरा जो बेस रिकंसिलिएशन के लिए होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट। हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट नेट प्रॉफिट से और हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट, हमारा आंसर होगा। तो ये मैंने लिया है तो ताकि हम क्लियर कर सके कि देयर इज ए नो डिफरेंस। अगर हम कॉस्टिंग प्रॉफिट का बेस लेते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आंसर होगा, अगर हम नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस लेते हैं तो हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट आंसर होगा इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये मेरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नंबर 4 होगी और ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है और आवर आंसर इज 20,300 एज फाइनेंशियल अकाउंट्स नेट प्रॉफिट। और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, थोड़ा हम स्टडी करना चाहेंगे एडजस्टमेंट्स को। देन इन दिस केस यहाँ पे हमें कॉस्ट शीट भी बनानी होगी। कई समय अगर हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर्ड नहीं है देन सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, देन आई हैव टू गो विद द रिकंसिलिएशन, ताकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का फुल डाटा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए और वी कैन एस्टिमेट ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग, ताकि हम एस्टिमेशन कर सकें कहाँ पे हमारी ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है और कहाँ पे हम अंडर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड दैट विल बी इजियर फॉर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये हम रिकंसिलिएशन में कर रहे हैं। तो हमने किया था यहाँ पे P&L अकाउंट हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी और हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मेंशन्ड है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स वाज ₹19,770। अब हमारे पास जो प्रॉफिट कॉस्ट शीट का वो गिवन है 19,770 और हमारी कुछ इंफॉर्मेशन भी है और कॉस्ट अकाउंट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू गिवन है, वर्क्स एक्सपेंसेस हमें गिवन है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमें किस प्रकार चार्ज करने हैं ये भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है और डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स ये भी हमें गिवन है। अब हमें सबसे पहला काम करना होगा कि मुझे कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। तो जब हमें कॉस्ट शीट गिवन ना हो तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, देन आई हैव टू गो विद द रिकंसिलिएशन और इस रिकंसिलिएशन में मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट एज ए बेस हम लेना चाहेंगे, ताकि हमें क्लियर हो कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का बेस भी लेते हैं या हम कॉस्ट अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट का भी बेस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट का बेस लूंगा एज फाइनेंशियल अकाउंट इन द रिकंसिलिएशन। लेकिन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ कॉस्ट शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। हमारी नॉलेज कॉस्ट शीट के बारे में क्लियर होनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द करेक्ट कॉस्ट शीट। तो हमें करेक्ट कॉस्ट शीट को बनाना होगा, राइट कॉस्ट शीट को बनाना होगा, देन आई हैव टू गो विद द रिकंसिलिएशन। अब हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का गिवन है और दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट के लिए तो हमने कॉस्ट शीट बनाई ताकि मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट आंसर का क्लियर हो सके और कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमें वैसे गिवन है, दैट इज गिवन 19,770।
ये हमें गिवन है, लेकिन फिर भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ताकि मुझे वर्क्स ओवरहेड क्लियर हो, कितने हमने कॉस्ट शीट में चार्ज किए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमें क्लियर हो, कितने हमने कॉस्ट शीट में चार्ज किए, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें क्लियर हो, कितने हमने कॉस्ट शीट में चार्ज किए। इसलिए हमें कॉस्ट शीट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो जैसे मैंने कॉस्ट शीट का परफॉर्मा लिया और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब सबसे पहले हम लेते हैं परचेज ऑफ मटेरियल, जहां इंफॉर्मेशन में हमारी कोई भी कॉस्ट शीट की कोई भी एक्सपेंडिचर गिवन ना हो, इट मींस हमें कॉमन एक्सपेंडिचर को ही लेना चाहिए। अगर कॉस्ट शीट में किसी के बारे में अगर एक्सपेंडिचर की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इट मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस ही हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी। तो जैसे मेरा एग्जांपल है, यहाँ पे दिया गया है परचेजेस। अब परचेजेस हमारे पास गिवन है 25,210। इट मींस यही परचेजेस ऑफ मटेरियल ये हमारे लिए रेलेवेंट होगी इन द कॉस्ट शीट आल्सो, क्योंकि परचेजेस के बारे में सेपरेट कॉस्टिंग रिकॉर्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस परचेज हमारी कॉमन होगी। अब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो परचेजेस मैंने सेम ले ली, दैट अमाउंट विल बी 25,210, ये हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास है कॉस्ट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन था इन द फाइनेंशियल अकाउंट में, लेकिन इन्होंने सेपरेटली कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लोजिंग स्टॉक बताया। इट मींस इन द कॉस्ट शीट वी आर कंसर्न्ड विद द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। कॉस्ट शीट के लिए हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड से कंसर्न्ड रहेंगे। तो इट मींस परचेज तो हमने कॉमन ले ली है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का माना जाएगा और ये कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि जो भी हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हमने परचेज कॉमन ले ली, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। ये अमाउंट गिवन है 4,280, तो ये हमने यहाँ पे लेस किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,280। इट मींस आवर आंसर विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें तो परचेज में से हम क्लोजिंग स्टॉक हमेशा डिडक्ट करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो दैट इज एडेड इन द परचेजेस। अब ओपनिंग स्टॉक हमें रॉ मटेरियल का गिवन नहीं है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया रॉ मटेरियल जो हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड का गिवन है। ये गिवन है 4,280, हमने लेस किया। इट मींस आवर आंसर विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आंसर होगा 20,930। ये हमने यहां से डिडक्शन कर दी, जिसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हमारी एडजस्टमेंट, अगर मैं सेकंड एडजस्टमेंट चेक करूं तो यहाँ पे गिवन है वर्क्स एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब जो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हैं इसका कोई भी हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड में अमाउंट गिवन नहीं है। इफ नो अमाउंट इज गिवन अबाउट एनी एक्सपेंडिचर इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड, इट मींस our same record in financial account should be maintained in cost accounting। अगर डायरेक्ट वेजेस का कोई भी रिकॉर्ड हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इस डायरेक्ट वेजेस को हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड में सेम लेंगे। अगर हमने कॉस्ट शीट बनानी है तो हमें डायरेक्ट वेजेस सेम ही ये लेना पड़ेगा। इट मींस दिस अमाउंट शैल बी कांस्टेंट बिकॉज नो सेपरेट अमाउंट इज गिवन इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारी कांस्टेंट ही रहेंगी, फाइनेंशियल अकाउंट में भी 10,500 है और यही हमारी कॉस्टिंग रिकॉर्ड में भी सेम रहेंगी, क्योंकि नो सेपरेट अमाउंट इज मेंशन्ड फॉर डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब है सेम हमारी डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग रिकॉर्ड में होंगी। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऐड डायरेक्ट वेजेस 10,500 से। तो जब हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस तो हमारा आंसर कॉस्ट शीट के लिए बन जाता है प्राइम कॉस्ट।
तो यहाँ तक हमने प्राइम कॉस्ट बनाई और इसको ऐड कर दिया, इसका अमाउंट बनेगा 31,430 रुपीज। तो यहाँ तक हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर दी है। अब हम जाते हैं बी एडजस्टमेंट। तो वर्क्स एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स वर 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब हमें एडजस्टमेंट गिवन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हमें वर्क्स ओवरहेड लेने होंगे तो वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो यहाँ पे हमने लिया ऐड वर्क्स ओवरहेड, तो हमने कर दिया 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस। तो 10,500 हमारी डायरेक्ट वेजेस थी, तो हमारे वर्क्स ओवरहेड भी 10,500 होंगे क्योंकि वो 100% थी। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 100% मीन सेम डायरेक्ट वेजेस हमारे वर्क्स ओवरहेड होंगे, वो भी होंगे 10,500। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो वर्क्स ओवरहेड में क्लियर होती है, वो होती है डी एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट वाज 800। तो डेप्रिसिएशन मींस इट मस्ट बी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। जहां पे डेप्रिसिएशन के आगे कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं ये डेप्रिसिएशन मशीन की होगी, और जब मशीन की डेप्रिसिएशन होती है तो ये जरूर बिलोंग करेगी वर्क्स ओवरहेड को। तो एक तो हमने 10,500 के सेम हमने वर्क्स ओवरहेड ले लिए, जैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन में कहा था वही वेजेस को हमने वर्क्स ओवरहेड लिया, प्लस हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी वर्क्स ओवरहेड मानेंगे इन द कॉस्ट शीट। तो हमने यहाँ पे 800 भी साथ में प्लस कर दिया। इट मींस अवर टोटल वर्क्स ओवरहेड शैल बी 11,300। तो 10,500 तो हमारा 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर ही हो गया, प्लस 800 को हमने वर्क्स ओवरहेड अज्यूम किया क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट हमारी मशीनरी के ऊपर हमारी डेप्रिसिएशन है। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज ऑलवेज वर्क्स ओवरहेड। तो 800 को भी हमने वर्क्स ओवरहेड में लिया, तो हमारा टोटल वर्क्स ओवरहेड बनता है 11,300। तो ये भी हम टोटल करते हैं तो टोटल वर्क्स कॉस्ट हमारी बन जाती है 42,730। तो अब हमारी स्टेज बन गई है प्राइम कॉस्ट के बाद अगर हम वर्क्स ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारी स्टेज हो जाती है वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। अब तक हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारी टोटल वर्क्स कॉस्ट है 42,730। अब हमारी जो बारी आ रही है वो होती है सी एडजस्टमेंट। यहाँ पे गिवन है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जहां पे सेलिंग है, सेलिंग हमारी सबसे पहले अगर वर्क्स कॉस्ट के बाद अब हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन वी शैल गो टू सेलिंग। जैसे हमारा सीक्वेंस बना है तो सबसे पहले हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो चार्ज होगा 10 पैसे पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और कितने यूनिट हमने सोल्ड किए ये हमारी इंफॉर्मेशन में गिवन है। हमने 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और 50,000 यूनिट की हमने सेल की है। इट मींस यहाँ पे 10 पैसे पर यूनिट होगा। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसे। ये जो आंसर होगा वो हम कॉस्ट शीट में लगाएंगे और जिसको हम कहेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ये बनेगा 10 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 50,000 यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट गिवन है। हमने प्रोड्यूस्ड भी 50,000 किए और सोल्ड भी हमने 50,000 किए। तो इट मींस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आते हैं 5,000 रुपीज। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया। तो वर्क्स कॉस्ट में हमने ऐड किए 5,000, तो जिसको हम कह सकते हैं
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर होगा 47,730। तो इस स्टेज तक हम आ चुके हैं। और जो हमारी लास्ट स्टेज होती है कॉस्ट शीट के लिए, टोटल कॉस्ट के लिए, वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग जो ओवरहेड होंगे वो होंगे 10% ऑफ सेल। तो सेलिंग का हमें आंसर गिवन है, हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, वो हमें लेना है 10% ऑफ सेल, और सेल प्राइस हमारे पास गिवन है 75,000 रुपीज। अब 75,000 रुपीज का अब हम करेंगे 10% ऑन 75,000, तो दैट विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो अमाउंट बनेगा 7500। अभी तक हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थे जिसका टोटल था 47,730। अगर हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे जो बनेंगे 7500, तो हमारी टोटल कॉस्ट का अमाउंट होगा वो बनेगा 55,230। That will be our total cost, और that will be total cost of sale। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और ये अमाउंट आया 55,230। और सेल, जब हम सेल कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में क्लियर किया कि सेल हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉमन मानी जाती है इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सेल हम यहाँ पे कॉमन ही लेंगे, जो अमाउंट हमें P&L में गिवन है वो गिवन है ₹75,000। अभी तक हम टोटल कॉस्ट में आ चुके हैं 55,230। अब सेल प्राइस इज मोर, इफ सेल प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ सेल, इट मींस हमें कॉस्ट शीट में प्रॉफिट मिल रहा है। अब हमारी सेल प्राइस गिवन है 75,000, तो इट मींस अगर हमारी सेल एक्सीड करती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ सेल, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट का आंसर होगा, अगर हम कंपेयर करें, वो बनेगा 19,770। यहां तक हमने कॉस्ट शीट बनाई, तो क्योंकि कॉस्ट शीट हमें गिवन नहीं थी, हमें फाइनेंशियल अकाउंट में गिवन था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन था। तो अगर हमें गिवन ना हो तब हमें पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि मुझे वर्क्स ओवरहेड क्लियर हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने कितने चार्ज किए वो भी क्लियर हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने कॉस्ट शीट में कितने चार्ज किया वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम डिस्क्रिपेंसीज को चेक करेंगे एंड वी हैव टू गो विद द रिकंसिलिएशन। अब ये टॉपिक, ये सम, ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बता सके कि कई बार हम फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट भी बेस ले सकते हैं। यानी हमारे स्टूडेंट ये ना समझें कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में ओनली कॉस्टिंग रिकॉर्ड को ही बेस माना था, क्योंकि अब तक मैंने 2 लेक्चर अबाउट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया, 1 लेक्चर हमने नेट लॉस का भी डिस्कस किया। तो अब मैं देखना चाहता हूं, अब हम क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस सम में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेस लेना है ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हमारा आंसर होगा इन द कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट। तो अब बेस हम ये लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट का बेस लेंगे, और हमारा आंसर जो एंड होगा वो होगा कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट पे। तो इसलिए मैंने इसको बेस लिया। अब हम फाइनेंशियल अकाउंट का बेस लेते हैं, और जब भी हमें रिकंसिलिएशन बनानी है, मेरा जो होगा पॉइंट कि हमें सबसे पहले जो अपने हिंट्स हैं या अपने टिप्स हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए, या अपने फार्मूला को माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि क्या हम एडिशन करेंगे और क्या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा, जब भी हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंसेस। ये हमने पहले भी कहा था, हमें हर एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को चेक करना है। इफ डिफरेंस इज देयर देन वी हैव टू थिंक फॉर रिकंसिलिएशन। अगर डिफरेंस होगा तब हमें रिकंसिलिएशन के बारे में सोचना है कि हमें एडिशन करना है या हमें स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन करना है। अगर कॉमन एक्सपेंडिचर होगा, अगर सेम होगा, देन नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन। तो अब मैंने फाइनेंशियल अकाउंट का बेस लेना है। थोड़ा हम हिंट को क्लियर कर लें कि हम क्या बेस लेते हैं। अगर प्रॉफिट का केस है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा प्रॉफिट ही है, अगर हमारा नेट प्रॉफिट बेस होता है
तो एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, अगर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और ओपनिंग स्टॉक होता है, तो जहां पे हमने ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, हमें बेस लेना होता है और हमें कंपेयर करना होता है। अगर जिसका हमने बेस लिया वो ओवर एक्सपेंडिचर वहां पे हो चुका है, यानी अधिक खर्च हो चुका है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेटमेंट, तो ओवर को हम कर देते हैं ऐड और अंडर को हम कर देते हैं लेस। यहाँ पे हमारी ये है, अगर प्रॉफिट का केस है और हमने ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया और जिसके बारे में बेस हम ले रहे हैं, अगर ओवर एक्सपेंडिचर ओवर हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो वहां पे हम ऐड करेंगे। इसको लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, ओवर एक्सपेंडिचर करने से हमारा प्रॉफिट वहां पे रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब है कि इसको एडिशन कर दो, ऐड कर दो और प्रॉफिट हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, या हम बेस बना लेते हैं, टिप्स बना लेते हैं। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक होंगे, जहां पे ओवर एक्सपेंडिचर है वहां पे ऐड कर देंगे और जहां पे अंडर है, जहां पे कम किया वहां पे प्रॉफिट को कम कर देंगे। सेकंड, अगर ये इनकम और क्लोजिंग स्टॉक का साइड होगा, अगर हम इनकम या क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो हमें रिवर्स सोचना होगा, तब हम ओवर में लेस कर देंगे और अंडर में हम ऐड कर देंगे। तो ये सब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिया है ताकि हमें कॉस्ट शीट की कैलकुलेशन की भी नॉलेज हो जाए। और अब हम रिकंसिलिएशन करना चाहेंगे, तो वही बेस, क्योंकि प्रॉफिट का केस है, एक्सपेंडिचर और ओपनिंग स्टॉक में ओवर में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, हमने कॉस्टिंग में अपने जिस बेस में हमने एक्सपेंडिचर ज्यादा इंकर किया तो उसको ऐड करके हम ठीक कर लेंगे। ओवर मींस हम ऐड करेंगे, अंडर को हम लेस करेंगे। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर अगर इनकम होगी तो हम रिवर्स हो जाएंगे, ओवर लेस हो जाएगा और अंडर को ऐड कर देंगे। यही मैंने टिप्स को अपना बेस बनाना, अपने माइंड में रखना होगा इन द रिकंसिलिएशन, एंड वी कैन सॉल्व इजीली विदाउट एनी मिस्टेक। तो अब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लेना है फाइनेंशियल अकाउंट्स का बेस। अब हम प्रॉफिट लेंगे एज ए बेस फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो मैंने लिया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो ये आंसर हमें गिवन है 20,300। तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 20,300। अब हमने देखना है, अब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा। नंबर 1 हम देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि परचेजेस हमारी कॉमन है। सबसे पहले हमने देखा परचेजेस, वो हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड में भी ली हैं और कॉस्टिंग रिकॉर्ड में भी सेम ली हैं, नो चेंज। इफ देयर इज ए नो चेंज देन नो रिकंसिलिएशन, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन। अब हमारी जो चेंज आ रही है वो आ रही है नंबर 1, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब फाइनेंशियल अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो गिवन है 4080 और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन है 4280। अब इसका मतलब अब हमने बेस लिया फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स का बेस लिया। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल का है, वो अंडर हो रहा है। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक या इनकम के लिए यहाँ पे हिंट बनाया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम चार्ज होता है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेटमेंट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल में अंडर है। अंडर कितना है? अंडर बाय 200, 200 का डिफरेंस हमारा आ रहा है। यहाँ पे 4280 है, यहाँ पे 4080, ये अंडर है। और ये क्लोजिंग स्टॉक की बात है, क्लोजिंग स्टॉक का मैटर है। और क्लोजिंग स्टॉक में जब अंडर होता है तब हम ऐड करते हैं इन द रिकंसिलिएशन, क्योंकि हमने बेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का दिया है। अब हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स के एंगल में ही सोचना पड़ेगा। जिसका हम बेस लेते हैं उसी के बारे में हमारी थिंकिंग होगी कि वो ओवर है कि अंडर है। अब यहाँ पे ये अंडर जा रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड का हमने बेस लिया, तो फाइनेंशियल के एंगल में ही हमें देखना पड़ेगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर है, तो हमें करना होगा ऐड। तो हमने 200 को ऐड कर दिया।
तो नंबर 1 हमारी डिस्क्रिपेंसी हमने रिमूव कर दी। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, अब डायरेक्ट वेजेस हमारी कॉमन है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्ट वेजेस, इट मींस यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसको हम रिकंसिलिएशन में नहीं लेंगे। अब हम आएंगे वर्क्स एक्सपेंसेस। अब फाइनेंशियल अकाउंट के वर्क्स एक्सपेंसेस हैं 12,000। अगर हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड के अपने वर्क्स ओवरहेड को चेक करें तो ये हमारे पास गिवन है, ये बनते हैं हमारे पास, एक तो है 10,500 जो हमने 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर लिया, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कितनी है 800, इट मींस कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हमारे पास है 11,300। और फाइनेंशियल अकाउंट्स के कितने हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के ये भी हमारे वर्क्स हैं और डेप्रिसिएशन भी हमारी वर्क्स है, इट मींस हमें यहाँ पे क्लब करना पड़ेगा। अगर हम वर्क्स कहते हैं तो वर्क्स हमें गिवन ही है, वो हमें गिवन है 12,000 और डेप्रिसिएशन को भी वर्क्स माना गया है क्योंकि डेप्रिसिएशन गिवन है 1,100, इट मींस टोटल वर्क्स एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर 12,000 प्लस 1,100, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन को हमने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अज्यूम किया है। इट मींस जब हम कहते हैं ना डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ये जरूर हमारी वर्क्स एक्सपेंस का काम करती है। तो टोटल वर्क्स एक्सपेंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो हमें गिवन है 13,100। वो कैसे बने 12,000 प्लस 1,100। अब हमें कंपेयर करना होगा। अब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं 13,100, लेकिन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के गिवन है 11,300, इट मींस देयर इज ओवर एब्जॉर्प्शन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा चार्ज हो रहे हैं। अगर हम चेक करें 12,000 प्लस 1,100 वहां पे 13,100 हो रहा है, और कॉस्टिंग अकाउंट्स में वहां पे हमारे पास हो रहा है 11,300। तो हम जितना ओवर कर रहे हैं, तो ओवर जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जब हम वर्क्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो हमें अपने ग्रुप में आइडिया देख लेना चाहिए एक्सपेंसेस के लिए। जहां पे ओवर होता है वहां पे हमें रिकंसिलिएशन में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमने अब फाइनेंशियल अकाउंट को बेस लिया, इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंट के एंगल में थिंकिंग कर रहे हैं कि वो ओवर है या अंडर है। अब हमारे वर्क्स एक्सपेंसेस ओवर हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, और वो कितना होंगे, वो होंगे 13,100 टोटल, माइनस कॉस्टिंग रिकॉर्ड 11,300। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओवर आ रहे हैं 1,800। तो ओवर एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स एक्सपेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब हर एंगल में हमारा बेस रहेगा थिंकिंग का फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर ओवर है एक्सपेंडिचर में, तो हम ऐड करेंगे 1,800। हमने डिफरेंस देख लिया, 13,100 माइनस 11,300, 1,800 हम करेंगे ऐड। अब हम आते हैं, हमारी जो नेक्स्ट आता है वो आती है बारी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि सेलिंग की बारी बाद में होती है इन द कॉस्ट शीट। अब पहले बारी हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट के एंगल में देखें तो यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन, ये गिवन है 5,470। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चेक करें इन द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हमारे पास गिवन है 5,000। तो अगर हम डिस्क्रिपेंसी चेक करें तो ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारे ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और उसका अमाउंट होगा 470। तो हमने कहा जो भी एक्सपेंडिचर ओवर होगा तो वो हम ऐड करेंगे। अब हमने फाइनेंशियल को बेस माना है, तो हमारा फाइनेंशियल ओवर हो रहा है एक्सपेंडिचर बाय 470, तो हमने ये भी ऐड कर दिया ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बाय 470। हमें ओनली डिफरेंस देखने होते हैं, तो डिफरेंस ही हमारा एडिशन होगा या हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहां तक हमने कर लिया। अब बारी होगी सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर हम सेलिंग एक्सपेंस को कंपेयर करें, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारे पास गिवन है 7,100। अगर हम अपनी कॉस्टिंग रिकॉर्ड में चेक करें तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हमने सेलिंग ओवरहेड कैलकुलेट किए थे 10% ऑन सेल, जिसका अमाउंट था 7,500। इट मींस
मींस हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अंडर हैं, यहाँ पे 7100 है और कॉस्टिंग रिकॉर्ड में ये बनते हैं 7500। इट मींस हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में अंडर हैं बाय 400। तो हमारा बिल्स ऑफ फाइनेंशियल है, तो जहां पे एक्सपेंडिचर अंडर होते हैं तो वहां पे हम लेते हैं लेस। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें अब लेस करना है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल अकाउंट, और लेस के लिए हमारे पास सेकंड कॉलम अवेलेबल है, वहां पे हम लेस करते हैं। फर्स्ट में हमारा एडिशन, सेकंड में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम 400 को हम करेंगे लेस, क्योंकि अंडर को हम कर रहे हैं लेस, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल में लेस है, क्योंकि हमने इसी का बेस माना है। तो यहाँ पे ये 400 लेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लेस कर दिया। अब यहाँ तक हमने एक्सपेंडिचर क्लियर कर दिए। अब हमें पेपर में अपने सम में ये भी देखना होगा कि कई प्रकार की इनकम भी होती हैं जो हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड में कभी नहीं आती। दैट वाज लेक्चर, माय फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन में मैंने यही कहा था कि हमें कई इनकम को कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हम कभी नहीं लेते। इट मींस अगर इनकम की बात की जाए तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड में वो इनकम अंडर मानी जाती है, जिसका एग्जांपल हम यही देख रहे हैं। हमने सब कुछ ले लिया, सेल हमारी कॉमन, अब 2 आइटम्स हमारी रह गई हैं। अब इनके बारे में हमें डिसीजन करना होगा। ये है इनकम। नंबर 1 इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड, तो ये इनकम हमारी कभी भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड में नहीं आती। अब इसका हमें सोचना होगा कि हमें इसको एडिशन करना है रिकंसिलिएशन में या सब्ट्रैक्शन करना है। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तभी हम कहते हैं कि ये रूल बना लेना चाहिए ताकि हमें क्लियर रहे इन द एग्जामिनेशन, वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनकम है 260 और हमारी कॉस्टिंग में ये अंडर होती है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हम कभी नहीं लेते। लेकिन मुझे अब बेस लेना है फाइनेंशियल, क्योंकि हम फाइनेंशियल के एंगल में सोच रहे हैं। अब फाइनेंशियल में ये इनकम ओवर है, क्योंकि कॉस्टिंग में ये कभी आती नहीं है, तो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। अब फाइनेंशियल में ये ओवर है, तो अगर ओवर होगी तो ओवर को हम करेंगे लेस, क्योंकि जो हमने बेस ले लिया उसी के लिए हमें देखना होगा कि वहां पे ओवर है या अंडर है। हमारा फाइनेंशियल बेस है तो फाइनेंशियल में ये इनकम आती है, कॉस्टिंग में आती नहीं है, तो कॉस्टिंग में तो अंडर होती है, यहाँ पे ओवर हो गया। तो ओवर इनकम में जब इनकम की बात हो तो हमें करना होगा लेस। अब हम रिकंसिलिएशन में आते हैं, लेस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फाइनेंशियल में आया, वो हमारा सेकंड कॉलम में होगा 260, इसको हम लेस करेंगे क्योंकि हमारा ओवर को हम करते हैं लेस। सिमिलरली 1 मोर इनकम, ये भी हमारी जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, हमने कहा था कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दैट इज नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो या प्रॉफिट हो, दैट इज नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट के लिए अंडर है लेकिन फाइनेंशियल के लिए ओवर है। तो जब फाइनेंशियल के लिए ओवर इनकम होगी तो इसको भी हम करेंगे लेस, दैट इज बाय 2340। तो ये होगा लेस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये होगा 2340। तो ये हमने कर दिया। अब एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन कंपेयर्ड, अब हमने सभी ट्रांजैक्शन को कंपेयर कर दिया, उनका एडिशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गई या उनकी सब्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन जो हमारी कॉमन आइटम है उनकी हम रिकंसिलिएशन कभी नहीं करते। अब हमने टोटल किया, अब जो हमारा डिफरेंस होगा उसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। हमने स्टार्ट किया था नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लेकिन जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड, और यही आंसर हमें आंसर में मिलेगा और ये होगा 19,770। That will be our answer. That will be net profit as per costing record. तो ये हमने आंसर कैलकुलेट किया। सो इन दिस वे हमें चेक करना होता है, अगर हमारे कॉस्टिंग अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट ना प्रिपेयर्ड की हो तो हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी होती है, देन वी हैव टू गो विद द रिकंसिलिएशन। तो ये सम का ऑब्जेक्टिव मेरा इसलिए था कि कई बार हम फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट भी बेस ले सकते हैं।
तो हमारे स्टूडेंट के माइंड में ये ना आए कि हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड को ही बेस लेना है, चाहे हम फाइनेंशियल का बेस लें चाहे कॉस्टिंग रिकॉर्ड बेस लें, आवर आंसर विल बी राइट, हम हर तरफ से राइट होंगे। लेकिन हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक टिप्स को हम फॉलो करते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि किसको हमें रिकंसिलिएशन में ऐड करना होगा या लेस करना होगा। सो दैट वाज माय सम, थैंक यू वेरी मच।